बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर तो ये है आज की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ नहीं किया और पैसे भी जमा नहीं करवाए गए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 18 तारीख थी, आज रिपोर्ट जमा करवानी थी। तो रिपोर्ट क्या जमा हुई वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आपको बताता हूँ, और आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास या हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया है कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके और स्टेट बैंक ने रकम मुंतकिल नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा था लेकिन मुंतकिल नहीं की। स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और उसमें रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात उन्होंने बताई अपनी तरफ से। वजारत खजाना ने भी फंड से मुतालिक एक रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 3 रिपोर्टें आ गई। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा जी पैसे मिलने थे नहीं मिले, आपने कहा था कि मिलेंगे वो नहीं मिले। एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा जी इस वजह से हमने पैसे नहीं दिए, ये रुकावटें आई थी और हमें रोक दिया गया, आपने कहा था हम नहीं दे पाए। और उसके बाद वजारत खजाना की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई कि हमने क्यों रोका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लिमान को मामला भिजवाने, अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मावनत की तफसीलात भी शामिल है। वजारत खजाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया। तमाम रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में जमा करवा दी गई हैं जो जजेस को चैम्बर में भिजवाई जाएंगी। जजेस का मेरे ख्याल में जायज़ा लेंगे आज के दिन में, और कल मुझे लगता है कि जजेस फिर बुलवाएंगे सबको और मामला आगे बढ़ेगा। मामला जाएगा कहाँ पे, क्योंकि जो मुलाकातें हुई हैं हाई ऑफिशियल्स के साथ, एजेंसीज़ के, मुबैना तौर पे जजेस की, उन मुलाकातों के बाद ये तासुर पाकिस्तान में फैल रहा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि जजेस को मना किया जाए कि इंतखाबात ना करवाए जाएं। यानी वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इंतखाबात ना हो, लिहाजा वो जजेस के ऊपर एक दबाव के तौर पे नॉर्मली इसको इस तरह कंसीव किया जा रहा है। लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह से लेना नहीं चाहिए फिलहाल, तब तक जब तक कि कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती। हो सकता है कि जजेस इसी बात के ऊपर अटल रहें कि आप इलेक्शन करवाएं आईने पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जजेस ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया तो इसका मतलब है फिर लोगों के दिमाग में जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाला ना अहल हो जाएगा, ये एतजाज़ एहसन साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है। आईनी माहिर हैं और साफ साफ उन्होंने बात की है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा नाअहल हो जाएगा। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे। एतजाज़ एहसन का कहना था कि दलील दी जाती है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही रोज़ होने चाहिए, तो फिर कौमी असम्बली तहलील कर दें। हुक्मरानों ने इलेक्शन से भागने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रजीम चेंज करने के बाद इमरान खान पर 140 मुकदमात बनाए गए, 150 के करीब मुकदमात इमरान खान साहब पे हो गए हैं, और अब इत्तलात आ रही हैं कि कुछ और मुकदमात भी इमरान खान साहब पे दर्ज किए जा रहे हैं और कुछ किए गए हैं। हो सकता है कि ये भी निकले आने वाले दिनों में। किसी को इलेक्शन में नाकाबिल शिकस्त बनाना है तो उस पर मुकदमात बनाओ। उन्होंने इसको देवता बना दिया इमरान खान को। इमरान खान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ उसने इलेक्शन लड़ना है, 40 गलतियाँ भी करनी हैं। इमरान खान का पलड़ा इतना भारी नहीं होना। ये मुकदमात कायम करके इमरान खान का सियासी कद बड़ा कर रहे हैं। वो नाकाबिल शिकस्त नहीं है, पर ये उसको नाकाबिल शिकस्त बना रहे हैं। नज़रिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। नज़रिया ज़रूरत रद्द करना पड़ेगा। एक तरफ नज़रिया ज़रूरत खड़ा है, एक तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है। एतजाज़ एहसन ने कहा कि 90 रोज़ से आगे जाने की दलील अगर मान ली जाए इलेक्शन की तो कोई इलेक्शन ना होने देगा। दलील दे रहे हैं कि एक रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए तो कौमी असम्बली तहलील कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। जो फैसला नहीं मानेगा डिसक्वालीफाई हो जाएगा। उसका तरीक़ाकार भी एतजाज़ एहसन साहब ने बताया है और उनका ये कहना है कि अदालत इनको बुलाएगी और इनसे पूछेगी और फिर इसके बाद इनको डिसक्वालीफाई कर देगी। ये तो है सिंपल। राजा बशारत साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को मौजूद करार दिया गया उस रिपोर्ट में। यानी वो सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं ये वो वाला पोर्शन मुझे लगता है। अगर इस रास्ते को ना अपनाया गया और एक साथ मुल्क में इंतखाबात ना करवाए गए तो मुल्क में अनारकी फैलेगी।
पंजाब इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारों की जो दस्तयाब तादाद है वो 81,050 है, जबकि ज़रूरत 4,66,000 की है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पंजाब के अंदर अगर 4,66,000 बंदे चाहिए तो वो तो दूसरे सूबों से आकर पूरे होंगे। अगर आप पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन करवाएंगे तो बंदे कैसे ज़्यादा हो जाएंगे? फिर तो पंजाब के बंदे पंजाब में, केपी के बंदे केपी में, सिंध के बंदे सिंध में, बलूचिस्तान के बंदे बलूचिस्तान में। जितने आप सिक्योरिटी के मसाइल बता रहे हैं, आपको तो चाहिए कि एक एक सूबे के इंतखाबात को 3-3 मरहलों में कराएं। पहले जनूबी पंजाब के कराएं, सारी सिक्योरिटी को उधर भेजें, फिर वस्ती पंजाब के कराएं, सारी सिक्योरिटी को यहाँ भेजें, फिर अपर पंजाब के करवाएं, सारी सिक्योरिटी को वहाँ भेजें, और उसके बाद इस्लामाबाद के और खैबर पख्तूनख्वा के आधे के करवाएं, फिर बाकी आधे खैबर पख्तूनख्वा के करवाएं, ताकि सिक्योरिटी की मैनेजमेंट आपकी हो सके। पूरे मुल्क में आप इंतखाबात करवाएंगे और आप सिक्योरिटी मैनेज कर लेंगे। एक सूबे में इंतखाबात करवा के आपसे सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही, ये वाली साइंस हमें समझ नहीं आती। और ये साइंस पाकिस्तान में किसी मैट्रिक पास या अंडर मैट्रिक बच्चे को भी समझ नहीं आती। ऐसी बेशर्मी और ढिठाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की हुकूमत की कि वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से हम पंजाब में इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन पूरे पाकिस्तान में करवा सकते हैं। भैया अजीबोगरीबी साइंस है इनकी, समझ से बाहर है, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। फिर ये भी कहा गया कि दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बताया गया है कि वो ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। पता नहीं कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं। कच्चे में 6 गाड़ियां फौज की दाखिल हुई हैं और पुलिस वाले वहां पे एंगेज किए गए हैं, एक डाकू मारा गया और कार्रवाई हो रही है। बहरहाल वो जब इनका दिल करता है कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। अभी बंद कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन बाद फिर कर लीजिएगा ऑपरेशन वहां पे। वो पिछले कई दहाइयों से लोग वहां पे रहते हैं। अब रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 1970 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान पहले होने से जीतने वाली जमातों में पहले जीत का समा बन गया था। 1970 और 1977 के इंतखाबात फेजेज में करवाए गए और 1977 के इंतखाबात भी हारने वाली जमातों ने बाद के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। तो कर दे जिसने बाइकआउट करना है, सियासी लोग तो नहीं भागेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर तो ऐसे ही इंतखाबात होते हैं, दुनिया के कई मुल्कों में होते हैं। तो फिर वज़ीर आला के पास जो इख्तियार है असम्बली तहलील करने का, आईने पाकिस्तान के अंदर से वो इख्तियार ख़त्म कर दें फिर। और अगर वो इख्तियार मौजूद है और उसके मुताबिक एक वज़ीर आला ने असम्बली तहलील की है तो फिर आपको उसको 90 दिन के अंदर इंतखाबात देने पड़ेंगे, यही कानून कहता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को हरासा करने से रोक दिया है और इमरान खान के एक ही नौयत के मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ जो उन्होंने एक पटिशन दायर की थी, इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि ईद पे उनके ऊपर एक ऑपरेशन हो सकता है। और जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि इस दरखास्त में हमें कुछ फौरी नौयत का नज़र नहीं आ रहा। माजी करीब में हमने ज़मान पार्क के बाहर बहुत अफसोसनाक सूरत देखी है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सुल्तान सफदर ने दलाइल दिए कि इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हो रहा है। पंजाब में इमरान खान के खिलाफ 80 केसेस दर्ज किए गए हैं। अदालतें पुलिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोक सकती हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईद की छुट्टियों के दौरान कोई ऑपरेशन हो सकता है। 5 दिन के लिए हमें रिलीफ दे दें, क्योंकि 5 दिन के लिए अदालतें और इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने कहा, और आप सब ने इस जुमले को याद रखना है, अगर ईद वाले दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी भी ऑपरेशन हो रहा हुआ तो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का एक जुमला हमने याद रखना। उन्होंने फरमाया कि इंसाफ के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो हम उम्मीद रखेंगे कि अगर कहीं पे कोई ऑपरेशन इस किस्म का, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले से कह रहे हैं, अगर प्लान किया गया तो इंसाफ के दरवाजे खुले रहेंगे। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अगर दरखास्त गुजार जमानत पर हैं तो फिर आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, आप ईद के दिनों में कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने रुस्तम पर आकर खुद भी कुछ बोला। उन्होंने कहा कि उनकी बातों से मुझे अब कंफर्म हो गया है, ये एक्शन लेंगे। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया और इस्लामाबाद गया, लेकिन उन्होंने मेरे घर पर हमला किया। मुझे इतला है उन्होंने मेरे घर एक्शन करना है। और इसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को अदालत ने ये एक हुक्म दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि इमरान खान को हरासा करने से उन्होंने रोक दिया है। सिर्फ ये एक हुक्म है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि कौम मुझे 50 साल से जानती है। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि खान साहब आपकी बातें हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, हम चाहते हैं आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। अब ये अदालत के अंदर खड़े हो गए तो वो मुस्तकबिल का प्लान नहीं दे सकते इमरान खान साहब। वहाँ पे तो वो गए अपना केस के लिए, अपना रिलीफ लेने के लिए, और अदालत में इमरान खान साहब इसलिए गए हैं कि उनके ऊपर एक्शन ना किया जाए ईद के दिनों में, वहाँ पे खून खराबा ना हो ज़मान पार्क के बाहर। और जो मुस्तकबिल का प्लान है वो तो अपने सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर इमरान खान साहब देंगे, जहाँ पे वो अपने मंशूर की अनाउंसमेंट करेंगे।
جہاں پہ وہ اپنی پولیٹیکل تقاریر کریں گے وہ وہاں پہ بتائیں گے. یہاں پہ تو وہ اپنا یہ معاملہ لے کر گئے تھے کہ جی ایک ایکشن اور ہونے والا ہے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو کہا وہ تمام ایکشن اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی آج. انہوں نے کہا کہ توہین عدالت پر پہلے یوسف رضا گیلانی نے نااہلی بھگتی ہے, اب شہباز شریف بھی بھگتے گا. پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی ہے, ٹکٹوں کے معاملات چل رہے تھے. آج میری بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا, لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً ٹکٹیں فائنل کر لی ہیں. یہ الیکشن اگر 14 مئی کو ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تیاری مکمل ہے, لیکن اگر یہ 1-2 ہفتے آگے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو مزید موقع ملے گا. اس میں وہ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں, اور اگر انہیں وہ کام کرنے کا موقع ملے گا تو پی ڈی ایم پچھتائے گی. یہ بات پی ڈی ایم والے یاد رکھیں. اگر وہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں گے تو انہیں کچھ فائدہ ہوگا جس کا انہیں آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اگر وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, 1-2 ہفتہ ٹیکنیکلی آگے چلے جاتے ہیں, تو اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا. اور اگر یہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں تو عمران خان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ یہ گرمیاں پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولے گی. ان گرمیوں میں جو اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کرنے والی ہے. خبریں اور بہت ساری ہیں, لیکن بیچ میں شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دے کر جو ہے وہ موڈ سارا بدل دیا ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وکلا نے ویسے نون لیگ کے وکلا نے ایک یوم سیاہ منانے کے لیے اعلان کیا تھا, وہ پھر فیل ہو گئے کیونکہ تمام جو بھی وکلا کی تنظیمیں ہیں دیگر انہوں نے انکار کر دیا. تمام عدالتوں میں معمول کی کارروائی ہوتی رہی, اور جو پاکستان بار کے وکلا نے یہ کیا تھا ان کا ایک گروپ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ججز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان رستوں پہ نہیں چل سکتے. تو نون لیگ کے وکلا کی کال دوسری مرتبہ 1 ہفتے کے دوران ناکام ہو گئی ہے. جو انہوں نے احتجاج کی یا یوم سیاہ کی یا ہڑتال کی کال دی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب آ جائیں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. صرف ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. تو شہباز شریف صاحب اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, اس وقت فضل الرحمان صاحب, اس وقت اے این پی, ایم کیو ایم اور جتنی جماعتیں, کچھ 13 جماعتیں تو ان کے ساتھ اپنی ہیں, پہلے 12 جماعتیں, 1 درجن. اس کے بعد اتحادی ان کو ملے, کاف لیگ بھی آج ان کے ساتھ ہے جو ان کی دشمن ہوا کرتی تھی. تو شہباز شریف نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال کے اکٹھی کر دی, اور جس پولیٹیکل پارٹی کو نکالا ہے اس کو یہ پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہی نہیں. تو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ ہے, پاکستان کا 95% میڈیا شہباز شریف کے ساتھ ہے, پاکستان کے زیادہ تر مافیاز اور زیادہ تر جو بڑے بڑے طبقات ہیں, تگڑے لوگ ہیں, ایلیٹ ہے, وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. تو اس طرح جو شہباز شریف ہیں وہ پورا پاکستان اکٹھا کر چکے ہیں. تو اب قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے اندر رکاوٹ کیا ہے, آئیے اس رکاوٹ پہ بات کرتے ہیں. گزشتہ 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے قائد اعظم کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں, اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اتنی بوٹ پالش کی ہے کہ بوٹ ہی گھس گئے. پہلے ایک اور بوٹ پالش کرتے تھے, اس کا سائز تھوڑا بڑا تھا, آج کل تھوڑا سا چھوٹا بوٹ جو ہے اس کو پالش کرتے ہیں, اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے. ابھی ایک جو بریفنگ ہو رہی تھی اس کے اندر سے جو خبریں باہر آئی ہیں, جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے ذاتی ملازم ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کیسے قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ملک کا وزیر اعظم اپنے ایک جونیئر آفیسر کے سامنے جو اس کے انڈر میں کام کرتا ہے بالکل ملازموں کی طرح جھکا ہوا ہوگا؟ نہیں سوچ سکتا. جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے تو بوتل لے کے جنرل باجوہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور جنرل باجوہ کو گھیر کے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. ابھی بھی ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں مبینہ طور پہ. پھر ہم نے دیکھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا. 1 سال کے اندر خواتین کو, بچوں کو ٹارچر کیا گیا بار بار. 18 سال سے چھوٹے مائنرز کو جو ہے بار بار گرفتار کیا گیا. تو اس سے قائد اعظم کا پاکستان شہباز شریف صاحب نے بنایا. سابق وزیر اعظم پر لگ بھگ 150 مقدمات درج کر دیے. یہ قائد اعظم کا پاکستان بن رہا ہے. تشدد کیا گیا نوجوانوں پہ, خواتین پہ, بزرگوں پہ, لاٹھی چارج کیا گیا, اور تاریخی نوعیت کی کروڑوں روپے کی آنسو گیس ایک دن میں پھونک دی گئی. یہ قائد اعظم کا پاکستان بنا رہے ہیں. کرپشن کے کیسز اپنے ذاتی جتنے بھی تھے وہ سارے ختم کروائے گئے. NRO2 حاصل کیا گیا. نیب جو ادارہ تھا انصاف کرنے والا, احتساب کرنے والا, اس ادارے کو تقریباً ختم کر دیا گیا, اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے. اس طرح شہباز شریف صاحب
कायदे आज़म का पाकिस्तान बना रहे हैं। अदालतों की लगातार तौहीन की जा रही है। जजेस के नाम लेकर, उनकी तस्वीरें दिखाकर, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें दिखाकर उनकी तौहीन की जा रही है। अदालतों के अहकामात मानने से इनकार करते हुए शहबाज शरीफ बना रहे हैं कायदे आज़म का पाकिस्तान। आइन शिकनी कर रहे हैं, आइन को नहीं मानते, 90 रोज के अंदर इलेक्शन में नहीं जा रहे, 3 गुना महंगाई कर दी है कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते बनाते। और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स कह के शहबाज शरीफ साहब ने तो एक मोहर लगा दी कायदे आज़म के पाकिस्तान के ऊपर जो ये बनाना चाहते हैं। आटे की कितारों के अंदर पाकिस्तानियों को मरने के लिए छोड़ दिया कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। बैरून मुल्क महंगे दौरे किए शहबाज शरीफ ने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। अपना बेटा जो मफरूर और इश्तिहारी था उसको वीआईपी तरीकों से दौरों के अंदर शामिल किया कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना दी शहबाज शरीफ ने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। और बार बार उस काबीना के लोग और इन जमातों के लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे पाकिस्तान में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। कायदे आज़म के पाकिस्तान में गद्दारियों और बगावतों के रिकॉर्ड मुकदमे दर्ज किए गए। सहाफियों की आवाज़ों को बंद कर दिया गया। टीवी चैनल को सैकड़ों मरतबा ऑफ एयर किया गया, बंद किया गया। गिरफ्तार होने वालों पर नंगा करके बदतरीन तशद्दुद किया गया कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। जो जज रिलीफ देते हैं उनको ओहदा दिया जाता है, बाकियों को धमकियां दिया जाती हैं। और धमकियां इसलिए देते हैं क्योंकि कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, इलेक्शन से भागकर कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। इद्दत जैसे मामलात को मजहबी मुनाफरत फैलाकर, मजहबी मुकदमात की भरमार करके कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे शहबाज शरीफ साहब। आपके 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक मफरूर इश्तिहारी पाकिस्तान से भागा हुआ 4 साल से वापस नहीं आ रहा, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।